नमस्कार। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किस तरह की है और इसको मुख्य रूप से हम किस तरह से देखते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए मैंने इसको दो भागों में विभाजित किया है। पहला यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी करने के लिए कौन कौन से सूचना के स्रोत हैं जो हमें मिलते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इसकी आंतरिक जो संरचना है, उसकी जो बनावट है वो किस तरह की है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास में सूचनाएं उसकी होगी, उसी के माध्यम से हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक की वास्तविक स्थिति है, उसकी बनावट के विषय में जो सही ज्ञान है वो लगभग प्राप्त करना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन कार्य मुख्य रूप से ज़रूर होता है। क्योंकि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो मानव के लिए मानव को दिखाई नहीं देता है, दृश्य नहीं होता है। इसलिए पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र से बाहर है। फिर भी हम इसका जो अध्ययन है वो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि भूगोल का जो प्रधान विषय है वो पृथ्वी की सतह की रूपरेखा का जो स्वभाव होता है भूगर्भ के अनुसार ही मुख्य रूप से निश्चित होता है, तय होता है। और हम देखते हैं कि भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक जो प्रयास है वो लगातार भूगोलवेताओं द्वारा या भूगर्भ विज्ञानियों द्वारा लगातार होता रहा है। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि अब तक जितने भी लगभग सभी भूगर्भवेता हैं वो लगभग इस बात पे हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो कि प्राचीनतम चट्टानों से बना गोंडवाना लैंड का ये विशिष्ट भाग है और ये एक स्थिर भूखंड है और इसमें जो संतुलन है पूर्णतः लगभग स्थापित हो चुका है। हम देखते हैं कि इस बड़े क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूगर्भिक हलचल नहीं होती है, परंतु प्रायद्वीपीय भारत के जो पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र के जो सातारा जिला है वहाँ पे कोयना नगर में 11 दिसंबर 1968 और महाराष्ट्र के लातूर में 30 सितंबर 1993 के भूकंप जो बहुत बड़े भयंकर रूप में आए थे, जिसने समस्त पश्चिमी जो पठार है इसको कंपा दिया था। इस बात में संदेह पैदा कर दिया कि पठारी जो भाग है वो दृढ़ भूखंड है। और हम देखते हैं कहना क्या, इसका मतलब ये है कि जो आंतरिक संरचना के विषय में सही जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी थी। जो भूकंप विज्ञान है, जिसको हम सिस्मोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, कुछ ऐसी विश्वसनीय बातें अवश्य ज्ञात होती हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमें उपलब्ध जो स्रोत होते हैं उनके माध्यम से प्राप्त होती है। पहले हम ये मान के चलते थे कि कोई भी जो दृढ़ भूखंड है उसमें किसी तरह की कोई हलचल या भूकंप नहीं होगा, पर जो भारत में महाराष्ट्र में दो जो भूकंप आए थे 1968 और 1993 में, जिससे ये हुआ कि कोई भी भूखंड ऐसा स्थिर नहीं है जिसमें किसी तरह की गतिविधि या हलचल इस तरह की ना हो। अब हम बात करते हैं कि जो आंतरिक संरचना के सूचना स्रोत हैं वो किस तरह के हैं। तो इनको हम 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित करते हैं। एक होता है अप्राकृतिक स्रोत, दूसरा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की जो साक्ष्य है उसके आधार पर भी हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस तरह से बनी हुई होगी या उसकी जो गतिविधि है वो किस तरह की रही होगी। और तीसरा है प्राकृतिक स्रोत, जो हमें मुख्य रूप से ज्वालामुखी के उद्गार से और भूकंप विज्ञान से मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अप्राकृतिक स्रोत हैं इसमें हम देखते हैं कि 3 तरह के बिंदु हम मुख्य रूप से शामिल करते हैं, जिनमें घनत्व है, दबाव या दाब और ताप या तापमान मुख्य रूप से हम इसमें शामिल करते हैं। घनत्व की हम बात करें तो पृथ्वी की सेलों का जो घनत्व है दबाव और भीतर की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रूप में हम इसको निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी भाग है वो परतदार सेल का बना है, जिसकी औसत मोटाई आधे मील के लगभग, और कहीं कहीं हम ये देखते हैं कि इसकी मोटाई कई मील भी है। इस परतदार सतह की नीचे पृथ्वी की चारों ओर रवेदार या जिसको कहते हैं स्फटिक जो सेल हैं की एक दूसरी परत है, और इस चट्टानी परत का जो घनत्व है कहीं पर 3.00 है तो कहीं पर 3.5 है, परंतु समस्त पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो लगभग 5.5 के लगभग है। इस आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि जो पृथ्वी की अंतरतम कोर जिसको हम मानते हैं का औसत घनत्व है वो 5.5 से अधिक होगा ही होगा। साधारण तौर पर हम ये देखते हैं कि ये जो पृथ्वी का आंतरिक जो कोर का घनत्व है 11 माना जाता है, जो जल से 5 या 8 गुना भारी है।
इस आधार पर हम मुख्य रूप से देखते हैं कि जो घनत्व में जो अंतर है वो जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई की ओर जाते हैं तो ये लगातार बढ़ता जाता है। फिर हम बात करें इसकी दबाव या दाब के बारे में, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंतरतम का ये अधिकतम घनत्व किस प्रकार मुख्य रूप से संभव है। हम देखते हैं कि ऊपर से अंतरतम की ओर जाने पर जो चट्टान का भार है उस पर दबाव बढ़ता जाता है। अतः पृथ्वी की जो अंतरतम का अधिकतम जो घनत्व होता है वो बढ़ते भार के कारण, बढ़ते हुए दबाव के कारण है, क्योंकि बढ़ते हुए दबाव के साथ चट्टान का घनत्व भी बढ़ता जाता है। इस तरह यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहाँ पर स्थित अत्यधिक दबाव के कारण है। परंतु हम ये आधुनिक प्रयोग द्वारा कुछ चीज़ें जो प्रमाणित द्वारा ये प्रमाणित कर दिया गया है कि प्रत्येक सेल में एक ऐसी सीमा होती है जिसकी आगे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता, उसका दबाव चाहे कितना भी अधिक क्यों न कर दिया जाए। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि पृथ्वी के अंतरतम का जो घनत्व होता है वो अधिक दबाव के कारण नहीं है, और वह जो घनत्व है वह कोर जो स्वयं धातु का बना हुआ है, जिसका पदार्थ स्वयं अधिक घनत्व वाले जो भारी पदार्थ है उनका बना हुआ है, इसलिए हम देखते हैं कि जो ये तथ्य है पृथ्वी की चुंबकीय दशा को भी मुख्य रूप से प्रमाणित करता है। क्योंकि पृथ्वी का जो अंतरतम भाग होता है जिसको हम कोर कहते हैं, कोर लोहा और निकल प्रधान चुंबकीय पदार्थों से मुख्य रूप से बना हुआ है, इसलिए इसमें जो घनत्व है वो मुख्य रूप से अधिक देखने को मिलता है। अब हम बात करें तापमान की, तो सामान्य रूप से हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की बाह्य सतह से नीचे की और गहराई में जाने पर औसत जो रूप में जो तापमान प्रति 100 मीटर पर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है, परंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाने पर तापमान की वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना मुख्य रूप से कठिन हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक प्रशिक्षण के आधार पर हम देखते हैं कि जो महाद्वीपीय जो क्रस्ट है में तापमान की वृद्धि का जो परिकलन है भूताप ग्राफ जिसको हम जियोथर्म ग्राफ भी कहते हैं के आधार पर मुख्य रूप से किया गया है। और इस विधि से ये जो प्राप्त विवरण है इसके आधार पर ये हम मुख्य रूप से साधारणतः कह सकते हैं कि जो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में सतह से 43 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि विवर्तनिक रूप से स्थिर हम देखते हैं कि विवर्तनिक रूप से स्थिर प्रदेशों में 40 किलोमीटर की जो गहराई है वहाँ पर तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। दो तरह की हमारे सामने ये संभावनाएं आ जाते हैं कि जो विवर्तनिक रूप से जो सक्रिय भाग है वहाँ पर हम तापमान देखते हैं कि 43 किलोमीटर की गहराई पर तापमान है जो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है, जबकि जो स्थिर भाग है जिसमें किसी तरह की कोई सक्रियता नहीं है वहाँ पर 40 किलोमीटर की गहराई में लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ही देखने को मुख्य रूप से मिलता है। इस तरह हम देखते हैं कि महाद्वीपीय क्रस्ट के व्यवहार के विषय में अलग अलग तरह की जानकारियाँ देखने को मिलती हैं, और मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि हम इसका यदि देखें तो मुख्य रूप से 40 किलोमीटर की गहराई पर 1000 डिग्री तापमान गंभीर क्रस्ट और जो मेंटल जैसी सेल होती हैं खासकर बेसाल्ट और पेरिडोटाइट के जो प्रारंभिक गलनांक के मुख्य रूप से करीब होती हैं। और इस तरह से जो क्रस्ट के गर्म क्षेत्र में जो विवर्तनिक घटना है और ज्वालामुखी क्रिया है गलना के करीब के तापमान में एक गहरा संबंध स्थापित होता है। अतः हम ये अपेक्षाकृत कम तापमान क्षेत्र दीर्घकालिक भूगर्भिक स्थिरता से मुख्य रूप से संबंधित होते हैं। अब हम जैसे ये देखते हैं कि महासागरों में जो जल की तली है उसके नीचे क्रस्ट के ऊपरी भाग अर्थात जो मैग्मा पट्टी होती है के ऊपरी भाग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अनुभव जो अनुमान है लगाया जाता है, जबकि मैग्मा पट्टी के निचले भाग में जो संपर्क जिसका जो होता है वहाँ तापमान 1200 डिग्री से सेंटीग्रेड से अधिक रहता है जो गलना के बहुत करीब होता है। यदि हम गहराई के साथ तापमान की सामान्य वृद्धि दर का आंकलन किया जाए तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, परंतु ऐसी दशा में तो पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है ये अब तक पिघल गया होता, परंतु ऐसा है नहीं। इससे यह तथ्य सामने उभर कर आता है कि अधिकांश रेडियो सक्रिय जो तत्व हैं वो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में ही केंद्रित हैं जिनके द्वारा अत्यधिक उष्मा जनित होती है। इससे प्रकट होता है कि जो पृथ्वी के तापमान में गहराई के साथ वृद्धि की दर है वो घटती जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के विशेष में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से
जो इसमें जो तापमान और गहराई का जो संबंध है वो आपस में धीरे धीरे कम होता जाता है। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से जो पृथ्वी का दूसरा जो स्रोत है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर हम बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या की निदान के लिए उसका जो मूल रूप है ठोस, वायवीय अथवा तरल भाग माना है। जैसे ग्रहाणु जो परिकल्पना है के अनुसार पृथ्वी का निर्माण है ठोस ग्रहाणु के संवहन के कारण माना है और इस आधार पर पृथ्वी के जो अंतरतम ठोस अवस्था में होना चाहिए। और ज्वारी परिकल्पना के अनुसार यदि हम माने तो पृथ्वी का निर्माण सूर्य से जो निःसृत ज्वारी पदार्थ से हुआ है, तो पृथ्वी का अंतरतम तरल जो है अंतरतम भाग है वो तरल अवस्था में होना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि जो लालाप्स महोदय हैं, इन्होंने भी जो कि वायवीय निहारिका परिकल्पना के जो मुख्य रूप से ये प्रतिपादक रहे हैं, इन्होंने पृथ्वी के अंतरतम को तरल मानते हैं और इनके अनुसार यदि यह तथ्य मान लिया जाए तो अनेक कठिनाइयाँ मुख्य रूप से हमारे सामने आती हैं। निहारिका का जो परिकल्पना है उसके अनुसार हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से मानी है। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम जो वायवीय अवस्था में होना चाहिए। वैसे लालाप्स इसको तरल मानते हैं और कुछ इसको गैसीय रूप में मानते हैं, परंतु ये इसमें कई तरह की जो भ्रामक स्थितियां हैं वो लगातार बनी हुई हैं। इसमें हम केवल दो संभावनाएं हो सकते हैं, या तो अंतरतम ठोस हो सकता है या तरल। इसका हम आगे मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। तीसरा हमारे सामने जो साक्ष्य हैं जिसको हम पृथ्वी की जो अंतरतम भाग है उसका हम प्रमाण जानने के लिए जो मुख्य रूप से काम में लेते हैं वो हैं प्राकृतिक स्रोत, जो हमारे वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम देखते हैं इनमें दो ऐसे स्रोत हैं जो मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। पहला ज्वालामुखी उद्गार, जो ज्वालामुखी से जो लावा होता है, मैग्मा जो बाहर आने के बाद में जो लावा हो हमारे सामने जो दिखाई देता है, उसमें आने वाले जिस तरह की खनिज संसाधन होते हैं उसके आधार पर हम ये प्रमाण लगाते हैं। दूसरा जो भूकंप विज्ञान है उसके आधार पर भी हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो किस तरह का है या रहा होगा। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं ज्वालामुखी उद्गार के लिए। तो ज्वालामुखी का उद्गार है ये पृथ्वी की आंतरिक भाग और उसके ऊपरी भाग में गर्म और तरल मैग्मा और जब लावा का विस्तार होता है, इस आधार पर हम इसका पता लगाते हैं। हम देखते हैं कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत अवश्य है जो सदैव तरल अवस्था में रहती है। इसी को हम मैग्मा भंडार के रूप में हम जानते हैं, जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार के समय तरल और जो तप्त मैग्मा होता है वो पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से प्रकट होता है। फिर हम बात करते हैं इस आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवश्य होना चाहिए, परंतु जैसा कि हम देखते हैं कि पहले हम बता चुके हैं, आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा। इस प्रकार आंतरिक भाग ठोस होगा न कि तरल होगा। यहाँ ये संभव हो सकता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी भाग है पर दरार आदि पड़ने से चट्टान का दबाव कम हो जाता है। इससे चट्टानों को जो गलनांक बिंदु है वो काफ़ी नीचे गिर जाता है, जिस कारण चट्टान वहाँ पर अधिक ताप के कारण पिघल कर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती हैं। इस तरह ज्वालामुखी के उद्गार से पृथ्वी के अंतःकरण की बनावट के विषय में कोई निश्चित तथ्य नहीं निकल पाते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि हम इसमें मुख्य रूप से इसका हम अध्ययन करते हैं, कुछ ऐसे तथ्यों का या कुछ खनिज संसाधनों के माध्यम से अध्ययन लगाने के लिए पता करते हैं। दूसरा जो हमारे सामने तथ्य आता है वो है भूकंप विज्ञान, जो वर्तमान में काफ़ी पॉपुलर रहा है। भूकंप विज्ञान एक वह विज्ञान है जिसमें भूकंप की लहरें को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके इसका मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान ही ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी है जो उपलब्ध होती है। भूकंप विज्ञान का मुख्य रूप से हम जो अध्ययन है वो हम आगे किसी चैप्टर में करेंगे या किसी वीडियो में हम इसका चर्चा करेंगे। इसमें जो मुख्य रूप से जो लहरें होती हैं जिनको हम पी लहर है या जिसको प्राथमिक लहर कह सकते हैं, उसके बाद में सेकेंडरी वेव्स होती हैं और धरातलीय लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं। इस तरह की 3 वेव्स होती हैं जो अपने आधार पर इनमें हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की कौन सी लहर कहाँ किस तरह से चल रही है या उसकी गति किस तरह से उसका अंकन किया गया है। उसके आधार पर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा भाग ठोस है, तरल है या किसी और अवस्था में होता है। हम देखते हैं कि जो प्राथमिक जो लहर होती है
इसको हम अनुदैर्घ्य लहर भी कहते हैं। ये भूकंप की लहर है जो ध्वनि की लहर के समान होते हैं। तो इसमें कोणों की जो गति है लहर की रेखा की सीध में होती है और ये सबसे अधिक वेगवान लहर होती है तथा इसमें और ये ठोस भाग में अत्यधिक गति से मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। दूसरी जो लहर होती है इसको आड़ी अथवा गौण या सेकेंडरी जो लहर है के नाम से हम जानते हैं। ये जो लहर है ये जल तरंग और प्रकाश तरंग के समान इसमें होती है, जिसमें कणों की गति है लहर की दिशा के समकोण पर होती है। इसी कारण इसे आड़ी लहर भी कहते हैं। और इसके संक्षेप में से जो कैपिटल एस होता है के नाम से इसको हम लिखते हैं, जानते हैं, जो कि ये तरल भाग में मुख्य रूप से लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती हैं। ये लहरें अत्यधिक गहराई तक भी पहुंच जाती हैं या प्रविष्ट होती हैं। तीसरी जो लहर होती है इसको हम धरातलीय लहर या सरफेस या लॉन्ग पीरियड वेव्स और एल वेव्स के नाम से हम मुख्य रूप से जानते हैं। धरातलीय जो लहर होती है ये मुख्य रूप से पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है और ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें होती हैं। इन लहरों को सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है तथा इनमें जो गति है सबसे कम होती है तथा ये सबसे अधिक प्रचंड होती है। और इस तरह हम ये देखते हैं कि जो भूकंप विज्ञान है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो संरचनाएं होती है उनको अध्ययन करते हुए उसके आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है वो किस तरह की है, तरल है, ठोस है, इसके आधार पर हम लहरों के जो अंकन होता है उनकी सहायता से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना किस तरह की है और किस तरह से वर्तमान में इसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको प्रभावित किया है उसका हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।